चला, उधर वाला पंखा बंद कर दीजिएगा। उधर वाला पंखा चल रहा है वहां कोना में। चलो अब शांत हो जाओ। ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। देखिए परावर्तन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब साउंड एक ही मीडियम में कोई परावर्तक सतह उससे टकरा करके क्या हो गया, वापस लौट गया। लेकिन ध्वनि के अपवर्तन की बात करते हैं। क्या बन रहा है क्वेश्चन? चलो, जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी डेविएट हो जाती है। ध्वनि के इसी गुण को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन हमेशा याद रखिएगा अलग अलग माध्यम में होता है ना, ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। और याद रखिएगा अपवर्तन हमेशा अलग माध्यम में होता है, यानी कि जब साउंड किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करेगी तब होगा। हमेशा दो माध्यम के बीच होता है। अपवर्तन के बाद याद रखिएगा जो एक तो ढीठ होता है, ढीठ वाला गुण कौन सा होता है? फिसी, है ना। याद रखना अपवर्तन के बाद आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है। लेकिन आयाम, वेग, इसके बाद तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो स्पीड है, उसका जो वेवलेंथ है, वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे बदलेगा, है ना। उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो क्या, लिक्विड से गैस में जाएगा तो क्या, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद अगला गुण देखेंगे। क्या हुआ, कौन सा? अभी समझाएंगे, अभी तो समझे तो है ही नहीं। लिख लिया? सभी नहीं आता है? कोई नहीं, लिख लो, नहीं लिखे हो तो क्या हो गया? लाइट अभी स्टार्ट हो जाएगा आज। अच्छा, लाइट वहां अंधेरा है क्या? जल जाएगा, लाइट जला देंगे। चल अब देखो, लिखो। ग्लास नहीं है यहाँ पे, ग्लास थोड़ा लाइएगा, ग्लास नहीं है। चलो अब देखिए आपसे सवाल कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई साउंड वेव है, वो सॉलिड से किधर जा रहा है? लिक्विड में, यानी ठोस से किधर जा रहा है? द्रव में। या फिर मान लीजिए कि लिक्विड से जा रहा है गैस में, समझना। या फिर मान लीजिए कि सॉलिड से जा रहा है गैस में, यानी ठोस से किस में जा रहा है? गैस में। ये मीडियम में जा रहा है, माध्यम में, है ना। तो यहाँ पे आप बताओ, आप हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इंटू एफ, पढ़ा है ना जी। फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट, है ना। अब आप ये बताइए कि सॉलिड से लिक्विड में जब जाएगा, या लिक्विड से गैस में जाएगा, या सॉलिड से गैस में जाएगा, तो इसका जो स्पीड है, यानी जो वेलोसिटी है, वो क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? क्योंकि सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है ना, ये घटेगा। अब बताइए स्पीड आपका घट रहा है, ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ये घट रहा है, तो लैम्डा क्या होगा? तरंगदैर्घ्य क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना जी, है ना। कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कांस्टेंट है, तो ये घटेगा तो आपका लैम्डा भी घटेगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसका जो आयाम या फिर जिसके कारण हम कह सकते हैं इंटेंसिटी, आयाम या फिर जिसके कारण क्या होता है, उसमें तीव्रता का गुण होता है। तीव्रता भी क्या होगा? ये दोनों ही आपका क्या होता है? घटता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये भी क्या होगा? घटेगा। अब जस्ट इसका अपोजिट हम लोग लिख लेंगे अगली स्लाइड में। पहले आप इसे लिखिए। हाँ, सॉलिड तीनों के लिए है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, तीनों में सेम ही होगा। फिर से समझा दे रहे हैं। देखो सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड किसमें होती है? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। अब बताओ सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो भी उसका स्पीड घटेगा, है या नहीं? लिक्विड से गैस जाएगा फिर भी स्पीड घटेगा, सॉलिड से गैस जाएगा फिर भी घटेगा। तो स्पीड अगर घटेगा तो बताओ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अगर इसका स्पीड घटा तो लैम्डा क्या होगा? घटेगा ना, ठीक है। तो स्पीड और क्या होता है? तरंगदैर्घ्य घटता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा उसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी जो उसका आयाम है, वो भी क्या होता है? घटता है। आगे बात समझ में? ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट। फिर हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, प्रकाश का विवर्तन। चला आगे, यहां से सवाल बनता है आपके पेपर में, है ना, अब पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, अब देखिए उल्टा हम लोग चलते हैं, गैस से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड या फिर गैस से सॉलिड, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा? तो इसका जो, ठीक है, वेग बढ़ेगा, या मतलब चाल जो भी लिखा रहेगा वहां पे। इसके बाद याद रखिएगा इसका जो तरंगदैर्घ्य वो भी क्या होगा? बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, और आयाम भी क्या होता है? बढ़ता है। अब देखिए यही वजह है, आपसे पूछता है कि
कभी आपने नोटिस किया है, अगर आप मान लीजिए गांव में रहते हैं या फिर शहर में भी रहते होंगे, दिन में जो बहुत दूर में किसी दूसरे गांव में कुछ हो रहा है, कहीं कोई ट्रेन जा रहा है, आवाज सुनाई नहीं देता है, लेकिन रात के टाइम में क्या होता है, रात के टाइम में कोई दूसरे एकदम 10 किलोमीटर गांव में कोई मान लो अगर डीजे बजा रहा है तो उसका आवाज आता है कि नहीं? 3-4 किलोमीटर दूर भी अगर कोई मान लीजिए स्टेशन पे ट्रेन आ रहा है तो उसका जो आवाज है सुनाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रात में क्या होता है ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स, ये सब धूल कण, ये सब क्या होता है, ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश का जो मतलब सॉरी ध्वनि का अपवर्तन जो होता है ना, दिन में क्या होता है, ज्यादा होता है, और वहीं रात में क्या हो जाता है, ध्वनि का अपवर्तन कम हो जाता है। तो नोट में लिख लीजिएगा, जो इसका एग्जांपल लिख लीजिए, नोट में जैसे भी लिखना है, दिन की अपेक्षा रात में साउंड का ज्यादा दूर तक सुनाई देता है, साउंड ज्यादा दूर तक सुनाई देता है, साउंड ज्यादा दूर तक सुनाई देता है, क्योंकि दिन की अपेक्षा रात में, क्योंकि दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि का अपवर्तन जो होता है कम होता है। अब हम लोग बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, प्रकाश का विवर्तन। आयाम आवृत्ति पर कहां निर्भर करता है? किसने क्या आयाम के, अरे तो वो इंटेंसिटी पढ़ाया है ना, इंटेंसिटी आयाम के क्या होता है, वर्ग के समानुपाती। इसका फ्रीक्वेंसी से क्या लेना है? अरे आयाम बढ़ेगा इसका, है ना, ठीक है, इसका तो कोई फ्रीक्वेंसी से लेना देना ही नहीं ना, आयाम तो इंटेंसिटी से लेना है ना। आयाम और यहाँ पे इंटेंसिटी लिख सकते हैं, आयाम, या फिर यहाँ पे लिख लेना इसका तीव्रता, ये बढ़ता है ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का तो पिच से लेना देना है ना, पिच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पिच चेंज नहीं होगा, ये लिख लेना। पिच जो होता है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होता, तो पिच पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या हुआ? राइट, साउंड का मान लीजिए जैसे टीवी है, टीवी में अगर वो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ना कि उसका पिच बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आया? वॉल्यूम बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ आयाम बढ़ता है, ना कि पिच बढ़ता है। हाँ, नहीं, इंटेंसिटी बढ़ेगा, हाँ, पिच वही रहेगा, है ना। आया बात समझ में? ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का विवर्तन बोलते हैं इसको, ध्वनि का विवर्तन। देखिए जैसे साउंड चल रहा है ना, साउंड चल रहा है, मान लो रास्ते में कोई अगर उसको कोई बाधा मिलता है तो वो क्या करेगा, उस बाधे के मतलब जो भी डिस्टर्बेंस मिलेगा, जैसे मान लीजिए वॉल है, तो वॉल में जाएगा और ये वॉल में जाकर के जैसे यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, ये इसको पार नहीं करेगा, लेकिन जैसे यहाँ पर ये कोई कॉर्नर दिखेगा ना, इस कॉर्नर से क्या करेगा, टकराएगा, टकरा करके क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा विवर्तन का मतलब सिंपल 2 लाइन में लिखना है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा ध्वनि का किसी सतह के कोण मतलब कॉर्नर से, किनारे से टकराकर मुड़ जाना, ये क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। और इसका एग्जांपल बस लिखिएगा, जैसे कमरे के अंदर का आवाज बाहर सुनाई देना, कमरे के अंदर का आवाज बाहर सुनाई देना, कोई भी बंद कमरा है उसके अंदर से कोई आवाज बाहर आ रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं कॉर्नर से वो आवाज टकरा करके क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है ना। दूसरा, बाहर के आवाज का या शोर का घर के अंदर सुनाई देना, है ना। ये सब किसके कारण होता है, ये सब आपका ध्वनि के विवर्तन के कारण होता है। यानी किसी ठोस सतह के किनारे से जब साउंड टकरा करके क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि का विवर्तन। आपसे सवाल सिर्फ इतना ही पूछेगा, ध्वनि का विवर्तन क्या है, और एग्जांपल आपसे एक ही पूछेगा कि जैसे कि बाहर के शोर का कमरे के अंदर सुनाई देना, घर के आवाज का बाहर सुनाई देना, ये सब किसके कारण, ये सब विवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, है ना। चला आगे, हल्ला मत करो। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, ये सब बहुत ज्यादा देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मतलब बहुत सवाल यहां से नहीं बनता है, लेकिन हाँ बनता है कभी कभी। तो ध्वनि का व्यतिकरण, ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है समझिएगा, जब दो समान आयाम तथा समान आवृत्ति का साउंड का ध्वनि एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे से मिलता है, तो कहीं पर आयाम बढ़ जाता है, तो कहीं पर आयाम शून्य हो जाता है। समझिएगा ध्यान से इस चीज को, कहीं पर आयाम शून्य हो जाता है। अब देखिए यहां पर कोई भी वेव है ना, वो क्या होता है, एक तो मतलब मान लीजिए वेव है, जैसे ये इस तरह से ऐसे, इसका ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, बाकी ये फ्रीक्वेंसी है, और इसका मान लो फेज भी सेम है। फेज मतलब सेम क्या, एक ही मतलब उसमें चल रहा है फेज, यानी कि इसका देखो ये जो क्रेस्ट और टॉप है ना, एक ही जैसा फॉर्म हो रहा है, इसे कहते हैं कि सेम फेज का ये मतलब वेव है। और एक होता है डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि इसका फेज ऐसे है और इसका जो फेज है ना जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट अपोजिट फेज का है, इस तरह से। बात समझ में आया? ये सेम फेज का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट फेज का हो जाएगा, है ना। लेकिन मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। अब देखिए इस दोनों को अगर हम मिला देंगे, ये दो साउंड वेव है, इस दोनों को मिला दिए, और ये दो साउंड वेव है, इस दोनों को मिला दिए, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम। यहां पर जो है ना, ये जो होगा इसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, इसे क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर इसे बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। अभी चित्र भी आपको दिखाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या समपोषी व्यतिकरण बोलते हैं, और इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या इसे विषमपोषी, है ना, व्यतिकरण कहेंगे। इस कंडीशन में आप बताओ आयाम बढ़ेगा कि घटेगा, इसका इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आयाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
और इस कंडीशन में आयाम क्या हो जाएगा बताइए, कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा, है ना, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल करके इस कंडीशन में जो आयाम हो जाता है क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इसका पहले चित्र देख लीजिए, फिर मैं आपको फिर इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। लिखने के लिए मैं टाइम देता हूं थोड़ा सा। यहां से सवाल एक बार आपके पेपर में पूछा गया है ना। इससे भी नहीं हो रहा। ये समझ में आ गया आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है? ये दिख रहा है आपको? यहां पर देखो, हल्ला मत करिए, यहां पर देखिए इसका फेज क्या है, सेम है, ये सेम फेज वाले मिले तो क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड देखिए क्या हो गया, बढ़ गया। यहां पर डिफरेंट फेज है, यहां पर क्या किया इसने, इसको कैंसिल कर दिया, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, यहां पर जीरो हो गया, है ना। तो इसका पहले आप लिखिए, फिर हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। जो नॉइज कैंसिलेशन वाला जितना भी आपका होता है ना हेडफोन, उसमें वही होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना। क्या हुआ, इसको बनाना मन है तो बना लीजिए, है ना, बना लीजिएगा तो बढ़िया ही रहेगा, नुकसान नहीं करेगा बना लेने पे, है ना, बना लो। ये डिस्ट्रक्टिव वाला होगा नॉइज कैंसिलेशन में। कई बार देखते हैं आप सिनेमा हॉल जाइएगा ना, तो वहां पर आप देखिएगा पूरे हॉल में अलग अलग जगह पर क्या होता है, स्पीकर लगा होता है, और आप कहीं भी सिनेमा हॉल में बैठिए आपको बराबर आवाज सुनाई देता है। ऐसा क्यों, तो वहां पर भी कौन सा, वहां पर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, छोटे छोटे कई सारा स्पीकर लगा होता है, और वो क्या करता है, उसका फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड वहां पर सेम एम्पलीट्यूड का साउंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो उससे क्या होता है, वो आयाम जो होता है आपका बढ़ जाता है, पूरे हॉल में आपको एक ही जैसा क्या होता है, साउंड आपको सुनाई देगा। जो कंसर्ट हॉल होता है, कई बार आप देखते हैं ऐसे कंसर्ट हॉल वगैरह में जाएंगे, वहां पर क्या होता है, कई बार कुछ कुछ स्पॉट ऐसा होता है जहां पर कुछ सुनाई नहीं देगा आपको, उसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, डेड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड स्पॉट। वहां पर क्या होता है ना, आपका साउंड का जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड जीरो, इंटेंसिटी जीरो हो जाता है, इसकी वजह से साउंड आपका वहां पर सुनाई नहीं देगा। तो ये सब एग्जांपल कई बार पूछ देता है, कंसर्ट हॉल में डेड स्पॉट क्यों क्रिएट होते हैं, तो वहां पर किसके कारण होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण क्रिएट होगा। विनाशी, इसको विनाशी बोलेंगे, उसको संपोषी बोलेंगे, है ना, संपोषी व्यतिकरण, और इसे बोलेंगे मतलब विनाशी व्यतिकरण। हो गया, आगे चलें। चलिए अब इसका एग्जांपल लिख लीजिए। तो पहला, नॉइज कैंसलेशन, नॉइज कैंसलेशन वाले हेडफोन, नॉइज कैंसलेशन वाले हेडफोन इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड के सिद्धांत पर। अरे भाई, अब नॉइज कैंसलेशन वाले हेडफोन का मैं क्या हिंदी लिखूं यार, इतना अगर नहीं आता है ना अंग्रेजी तो फिर साइंस पढ़ना छोड़ दो, है ना। अभी अभी कोई मान लो मैसेज आ गया किसी लड़की का, हाय हाउ आर यू, पूरा डिक्शनरी खोल लो, खोज लोगे कि क्या होता है, एकदम अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर, चार पांच किताब तो खरीद के लाओगे कि जल्दी अंग्रेजी कैसे सीखें, हैं। यहाँ पे सर इसका, अब मैं इसको क्या बोलूं, सोच समाप्त करने वाले क्या, हेडफोन को क्या बोला, सिर में लगाने वाला क्या तुम लोग से कभी कभी ऐसा मतलब नॉइज कैंसलेशन का मतलब जो कि शोर को समाप्त कर देता है ना। अब बताओ हेडफोन का क्या हिंदी है, तुम लोग बता, लिख देते हैं, हाँ हाँ हाँ, शोर समाप्त करने वाले हेडफोन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, या इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लिख लीजिए, है ना। अरे इसी का हिंदी लिखें, इसी का नॉइज कैंसलेशन का हिंदी लिखें। क्या हो गया भाई तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी कर रहे हो क्या, दिया बताओ, छेड़ो नहीं, है ना, मैं तो पता चला बेचारा घर से निकलेगा भी नहीं घर से दूसरा है, सेकंड है कि सिनेमा हॉल या कंसर्ट हॉल में जहां पर होता है आयोजन वगैरह होता है ना, सिंगर सब आएगा, मतलब डीजे वगैरह सब आएगा, अच्छा, सभागार, हाँ, अरे जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं, देखो हमारे साथ क्या ही बकैती करेगा जी, हाँ, बकैती कर रहा है, अपना टाइम बर्बाद कर रहा है ना, पढ़ लेगा तो दरोगा बनेगा, नहीं पढ़ेगा तो फिर किसी अगले बैच में पढ़ेगा, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, है ना। चलो, सिनेमा हॉल या कंसर्ट हॉल में बहुत सारे स्पीकर लगे होते हैं। तीसरा याद रखिएगा कि आयोजन स्थल, जो कंसर्ट हॉल जैसे बोल रहा है ना, आयोजन सभागार इसको बोलेंगे, आयोजन सभागार में डेड स्पॉट का बनना, डेड स्पॉट का बनना मतलब इसको हिंदी में भी डेड स्पॉट ही लिखिएगा, है ना। डेड स्पॉट का मतलब कि ऐसा जैसे ये बहुत बड़ा हॉल है ना, अब यहाँ पे क्या होगा ना, कई सारे कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ आवाज ही सुनाई नहीं देगा आपको, है ना। वहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या हो जाता है, आपका इंटरफेरेंस हो जाता है, जिसके कारण वैसे पॉइंट पर क्या होता है, आपका साउंड जो होता है वो मतलब सुनाई नहीं देगा आपको, तो वैसे प्लेसेस को क्या बोलते हैं, डेड स्पॉट कहते हैं, वो इसी के कारण बनता है, लिख लिया। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस या फिर जैसे हम लोग कहते हैं अनुनाद, तो अनुनाद की बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है, चला आगे। नेक्स्ट है, एक ना आपसे पूछा जा सकता है कि बीट्स, बीट्स यानी जो धुन होता है ना, धुन जो बनाए जाते हैं, तो ये भी लिख लीजिएगा, बीट्स का बनना, ये भी किसके कारण होता है, बीट्स यानी जो धुन होता है का बनना, ये भी किसके कारण होता है, मतलब डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण ही होता है। जो नहीं संगीत में जो धुन वगैरह बनाते हैं म्यूजिशियन वगैरह, है ना, बीट्स वगैरह जो बनाते हैं, है ना, लिरिक्स नहीं, लिरिक्स तो अलग होता है, लिरिक्स तो वो जो शब्द होते हैं उसे बोलते हैं, है ना, हाँ, उसके अंदर म्यूजिक के अंदर जो बीट्स वगैरह होता है ना, तो उसका बनना वो भी इसी के कारण होता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस या फिर जैसे हम कहते हैं अनुनाद, क्या बोलते हैं, अनुनाद। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। यहां पर क्या होता है, जब
समान आवृत्ति के दो साउंड एक दूसरे से, यहां पर सिर्फ क्या है, समान आवृत्ति, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो मायने नहीं रखता, यहां पर दो समान आवृत्ति के, जब समान आवृत्ति के दो साउंड एक दूसरे से मिलते हैं तो इनका आयाम क्या होता है, इनका आयाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी घटना को क्या बोलते हैं, इसी घटना को अनुनाद कहा जाता है। देखिए ये सब आपसे पूछेगा, बस एग्जांपल पूछेगा, अनुनाद कहा जाता है। ये जैसे मान लीजिए कि ये कोई साउंड है, ये मतलब कोई साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी ये है, एम्पलीट्यूड ये है। दूसरा कोई मान लीजिए आपका साउंड है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, वही आपका, है ना। अब ये एक दूसरे से जैसे मिलेगा ना, इस दोनों के मिलने से क्या होगा, इसका सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, क्या बढ़ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इसी घटना को क्या बोल देते हैं, इसी घटना को बोल देते हैं हम लोग रेजोनेंस या अनुनाद। वहां पर क्या था, वहां पर देखिए ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, इधर है ना, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। यहाँ पर आवृत्ति और आयाम दोनों सेम होना चाहिए, है ना जी। अब देखो आवृत्ति भी सेम है, आयाम भी सेम है, लेकिन यहाँ पर आवृत्ति का सेम होना जरूरी है ना। और इसी की वजह से जो 1939 में अमेरिका में एक पुल था, ट्रेकोमा पुल, है ना, क्या हुआ एक्चुअली में, पुल जो होता है ना वो एक फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, टिका रहता है ना, ठीक है। वहीं पर क्या हुआ कि तेज आंधी आई, और तेज आंधी आई तो वहां पर जो मतलब वेव जनरेट हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो उस पुल के फ्रीक्वेंसी से मैच करके, अभी अभी आ एक सेकंड समझो पहले, है ना, ध्यान से समझो। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे आंधी जो हुआ, आंधी के कारण क्या होता है ना, आया और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस पुल के फ्रीक्वेंसी से मैच करके उसकी क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी जो उसका बढ़ गया और वो जो पुल है आपका क्या हो गया, टूट गया। सेना को ट्रेनिंग दी जाती है, सेना वाला जो एग्जांपल है याद रखिए, जब सेना में आप जाते हैं तो वहां पर आपको पुल पर भी चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। नॉर्मली वो जब चलते हैं तो पूरा एकदम क्या करके, जो क्या करते हैं जी, वो कदम ताल करते हैं, मार्च करके चलते हैं। लेकिन जैसे पुल पर जाते हैं तो वो मार्च करना बंद कर देते हैं और नॉर्मली चलते हैं वो, ताकि जो फ्रीक्वेंसी, जो पुल का फ्रीक्वेंसी और उनका जो फ्रीक्वेंसी वो कहीं मैच न कर जाए। आप कभी रेडियो चलाते हैं तो रेडियो में क्या होता है, आप एफएम रेडियो वगैरह में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मैचिंग करते हैं। जब फ्रीक्वेंसी मैच होता है तभी आपको आवाज सुनाई देता है, ऐसे ही आता है ना जी, आवाज करता है, लेकिन जैसे मैच करता है पूरा आपका साउंड क्या होता है, सुनना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो इसका एग्जांपल है, पहला लिख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी वो मशीन लगा होता है उसमें, है ना, ठीक है। रेडियो वेव्स वहां से क्या होता है, प्रोड्यूस वगैरह होता है ना। और देखिए पहला एग्जांपल याद रखिएगा, इसमें रेडियो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, रेडियो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा 1939 में अमेरिका के टेकोमा, ये चित्र मैंने आपको दिखाया था ना टेकोमा ब्रिज का, अच्छा दिखा देंगे अभी, टेकोमा ब्रिज का गिरना दिखा देंगे, है ना। और तीसरा सेना का पुल पर किसी ब्रिज पर चलते समय मार्च करना बंद कर देना, चलते समय जो मार्च करता है वो मार्च करना बंद कर देना, ठीक है। तो ये सब किसके कारण होता है, ये सभी आपका एग्जांपल है किसका, रेजोनेंस ऑफ साउंड का, है ना। क्या हुआ, क्वेश्चन ये बनेगा कि जो इसमें से कौन सी घटना ध्वनि के मतलब अनुनाद के कारण हुई है ना, या जो आपका रेडियो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है ना, रेजोनेंस ऑफ साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इस तरह से सवाल बनेगा, है ना, ठीक है। दिखाते हैं कदम ताल, मार्च को हाँ कदम ताल ही कहते हैं, है ना। इसी तरह जो है ना, तानसेन जब गाना गाता था, है ना, तानसेन गाना गाता था तो कांच टूट जाता था घर का, तो वो भी किसके कारण, तो इसी अनुनाद के, तो वो भी एग्जांपल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तानसेन जो अकबर का नवरत्न था ना जी, तानसेन के गाना गाते समय कांच का टूट जाना, है ना, तो ये भी इसी के कारण होता था, रेजोनेंस के कारण ही। इसी तरह कई बार क्या होता है ना कि आपके घर के पास से अगर कोई मान लीजिए बहुत तेज आवाज में डीजे वगैरह बज करके जाता है ना, तो है ना, तो उस समय भी कांच वगैरह का टूटना, है ना, ये भी कह सकते हैं इसी का एक तरह से एग्जांपल है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, टेकोमा बेस देख लीजिए आप लोग। एक ट्रेकोमा नामक बीमारी भी होती है, ट्रेकोमा नामक बीमारी कहां पर होती है, हाँ आंख में, है ना। ये इस तरह से ये टूट गया था, देखो ये है टेकोमा ब्रिज, रंगीन तो फोटो नहीं मिलेगा इसका, है ना, तो टूटा हुआ देखना है ना तुम लोगों को, हाँ चलो ठीक है ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे देख लो, बना लो चित्र, बना भी लो, पूछेगा एग्जाम में, है ना क्या जाए। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट है मैक नंबर, मैक नंबर या फिर जैसे हम कहते हैं मैक संख्या। याद रखिएगा यह किसी माध्यम में, किसी मीडियम में पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होता है, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होता है। एक सेकंड रुकना, एक बार एक कॉल आ रहा है। यह किसी माध्यम में पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होता है, यानी कि मैक नंबर बराबर, याद रखिएगा, पिंड की चाल, माध्यम में लिख लो, माध्यम में पिंड की चाल, किसी माध्यम में पिंड की चाल, किसी माध्यम में पिंड की चाल बटे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, समझना है। और याद रखना वायुयान की गति या एरोप्लेन की गति
किस में मेजर करते हैं? गति मैक नंबर में, मैक संख्या में मापते हैं। एक तो सूत्र पूछेगा, एक आपसे पूछेगा कि वायुयान की गति किस यंत्र से मेजर करते हैं, है ना? सूत्र भी ये जो है फॉर्मूला पूछता है, एग्जाम में बिल्कुल पूछता है। इसके बाद और क्या पूछता है देखेंगे। हो गया, चलो वेट, ओके। लिखो लिखो। ना आगे स्टाइल में बोल रहा है लड़का एकदम है। चलो, अगर मैक नंबर जो है लेस देन 1 है, याद रखिएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सबसोनिक, सबसोनिक वेव या फिर अध्वनिक तरंगें। क्या बोलते हैं? अध्वनिक तरंगें। अगर आपका मैक नंबर यानी मैक संख्या 1 के बराबर है, यहां से सवाल बनता है, उसे बोलते हैं सोनिक वेव या फिर ध्वनिक तरंगें। अगर मैक नंबर आपका 1 से अधिक है, इसे बोलते हैं सुपरसोनिक वेव। यहां से खूब सवाल बनता है आपके पेपर में, इसे बोलते हैं पराध्वनिक, पराध्वनिक तरंगें। और इसके बाद याद रखिएगा अगर आपका मैक नंबर 5 से ऊपर है, उसे बोलते हैं हाइपरसोनिक वेव। ब्रह्मोस वगैरह जो है हाइपरसोनिक मिसाइल सब जो होता है, उनका सोचिए कि मैक नंबर जो होता है 5 से अधिक, यानी कि वो साउंड की स्पीड के 5 गुना ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं, है ना? हाइपरसोनिक वेव जिसे कहते हैं अति पराध्वनिक, अति पराध्वनिक तरंगें। और यहां से एक न्यूमेरिकल भी बनता है, कैसे बनता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चिमनी को साफ करने में इसमें से यूज होता है, यही सुपरसोनिक वेव का भी यूज कर लेते हैं, हाइपरसोनिक वेव का भी यूज करते हैं, जनरली हाइपरसोनिक वेव का यूज किया जाता है। हाँ ठीक है, चिमनी को साफ करने में जो मतलब बहुत ज्यादा जहां पर हीट रहता है ना? हाँ, भट्टा उठा का जो चिमनी होता है उसी को। हाँ, जहां पर मतलब बिल्कुल ऐसा कोई जगह जहां पर आप मतलब, हाँ ठीक है, चलिए। क्या क्यों? अगर हमको कुछ नहीं आता तो नहीं समझा सकता है ये आदमी को। मान लीजिए हमको अगर आपसे कुछ सीखने को मिलता है, सीखना चाहिए ना जी, है ना? लर्निंग जो है एक आपका पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना? ये जीवन में हमेशा आदमी को ये रहना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। आदमी जन्म लेता है, जन्म लेने से जब तक उसका डेथ नहीं होता तब तक कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है ना? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। एक होता है सोनिक बूम, सोनिक बूम बोलते हैं इसको, वही बता रहा है, ध्वनि बूम। याद रखिएगा जब कोई पिंड, जब कोई ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मैक संख्या से, एक से ज्यादा मैक संख्या से गति करता है, एक से ज्यादा मैक संख्या से गति करता है, तो वह अपने पीछे एक कोणीय आकार का वेव उत्पन्न करता है, यानी कॉनिकल शेप का वेव उत्पन्न करता है, जिसका आकार उसके आगे बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है, आगे बढ़ने से बढ़ता जाता है। इसे ही ध्वनि बूम या इसे ही सोनिक बूम कहते हैं। इसकी ऊर्जा जो सोनिक बूम होती है ना, इसकी एनर्जी काफी हाई होती है, इसकी एनर्जी काफी हाई, काफी उच्च होती है। और इसके किसी बिल्डिंग से टकराने पर, इसके किसी बिल्डिंग से टकराने पर बिल्डिंग गिर सकते हैं, बिल्डिंग गिर सकती है, मतलब इसमें इतनी एनर्जी होती है। इसलिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल सब जो होता है, कभी देखते हैं आप मिसाइल सब जो लॉन्च होता है वो आपका समुद्र के किनारे पर लॉन्च होता है ना? जितना भी ये सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, कभी आपको किसी शहर के बीच में नहीं दिखेगा, कभी रेगिस्तान में दिखेगा, ऐसी जगह पर जहां आसपास कोई भी बिल्डिंग या कोई मतलब वो नहीं है, वहां पर आपको ये दिखता है। ठीक है, इसका चित्र दिखाते हैं आपको कैसे कॉनिकल शेप बनाता है, तभी आपको दिखाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट हो जाएगा, फिर हमारा साउंड टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक दो सवाल करेंगे और फिर चलेंगे लाइट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हो गया लिखते हैं सभी ने? अब इसका चित्र देख लेते हैं हम लोग। नहीं हुआ है यार, कल थोड़ा जल्दी लिखो। कल हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा ना, कल हम लोगों का लाइट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। कल हम लोग, आज तो काफी लाइट का बेसिक हम लोग, पर टाइम तो आ गया होगा आप लोगों के पास, है ना? नहीं आया है, कोई बात नहीं है। 3 से 6 के बीच में कल मेरा क्लास होगा, है ना? सुबह में 10 से 12 है। हाँ ठीक है, चला आगे, हो गया। चलो देखो सोनिक बूम, देखो कैसे दिखता है ये देखो, ये देखो इस तरह से जब कोई चलता है अपना इस तरह से कॉनिकल शेप का, है ना? ये वेव स्पीड के कारण ये इस तरह का वेव जनरेट करता है ना? ठीक है, देखो, हाँ 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 वही होता है। ठीक है, यहाँ पर देखा इस तरह से, इस तरह से ये जो देख रहे हैं कि जैसे जैसे दूर जाता है तो उसका आकार भी क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। इसी को बोलते हैं सोनिक बूम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन एक लिखिए पहले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, क्या बोलिए? अच्छा अगर कोई ऑब्जेक्ट मैक नंबर 3 से गति जला दीजिएगा लाइट थोड़ा उधर, है ना?
पंखा मत चलाएगा नहीं तो और जोर से चिल्लाएगा ये। हाँ अच्छा, अच्छा गेट के पास है, उधर है क्या कोई स्विच? देखिएगा, चला दीजिएगा, है ना, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करो, थोड़ा आज के लिए एडजस्ट कर लो, है ना। अगर कोई कल बल्ब फ्यूज है ठीक लगवा देंगे, उसको लगवा दिया, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैक नंबर 3 से गति कर रहा है तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है, तो ऑब्जेक्ट की चाल, तो पिंड की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? इस तरह से सवाल आपसे बनेगा। जैसे एक सवाल और लिख लीजिए, अगर किसी मैक नंबर 3 से गति कर रहा है, अगर किसी एरोप्लेन की चाल वायु में 1650 मीटर प्रति सेकंड है, 1650 मीटर प्रति सेकंड है, और वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायुयान की चाल मैक संख्या में क्या होगी? मैक संख्या में क्या होगी? दोनों ही करना है आपको, ठीक है। यहां पर देखिए फॉर्मूला आपको यूज करना है इसमें, पहले आप लोग कर लीजिए, है ना, फिर हम कर देंगे, 2 मिनट का काम है। लेकिन इस तरह का सवाल आपके पेपर में बनता है तो आपको पता होना चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ दोनों सही है ना, 1020 और 5। बाकी देखो यहाँ के अलावा आप लोग मॉक वगैरह लगाते हैं कि नहीं लगाते? यहाँ तो टेस्ट देते ही है ना, और भी मॉक लगाते हो ना डेली कि नहीं लगाते हो? सही से बताना। जो देखिए जो चीज़ें मैंने बताई है ना, 4-5 चीज़ें, आपको प्लीज टाइम निकाल के करिए उस पर काम। वो बात तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, है ना। हाँ आता बनाते हो माँ? चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, मैक संख्या बराबर कितना, मैक संख्या कितना है 3, बराबर हमको किसकी चाल निकालनी है? ऑब्जेक्ट की चाल, पिंड की चाल या वस्तु की चाल, बटे कितना उस माध्यम में साउंड की चाल कितनी है? 340 मीटर पर सेकंड। हमें यही निकालना है ना, ऑब्जेक्ट की चाल। ऑब्जेक्ट की चाल बराबर क्या हो जाएगी? 3 × 340, यानी कि 1020 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, इसमें है जस्ट उसका मैक नंबर ही निकालना है आपको, ये तो और आसान है। मैक नंबर बराबर क्या हो जाएगा? 1650 बटे 330, कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, तो सही पर इसका 5 हो जाएगा। क्लियर है? नहीं बस 5, मैक संख्या के कोई उसका वो मतलब नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, क्योंकि आप देखो ना, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, तो कट जाएगा ना, कोई यूनिट ही नहीं बचेगा। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट की, डॉपलर प्रभाव। चला आगे। डॉपलर प्रभाव देखो, जब भी ये साउंड में भी होता है और साथ ही साथ याद रखिएगा लाइट में भी होता है। लाइट वाला हम लोग लाइट में देखेंगे, यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ साउंड की बात करेंगे। देखिए जैसे आप मान लीजिए कि किसी हाईवे पर यहां पर आप खड़े हैं, साइड में खड़े हैं, उधर से कोई भी आपकी जो मतलब बाइक है या कार है, वो एकदम आ रही है, खूब स्पीड से आ रही है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हुए आ रही है। जब वो आपके पास से गुजरती है ना, जैसे तो कान में उसकी तीक्ष्णता यानी कि जो उसका मतलब क्या कहते हैं, नहीं उसकी जो पिच है, पिच वो क्या होती है, आपको ज्यादा लगने लगती है। जैसे आपको जाता है ना ऐसे ऐसे, इसी तरह जैसे कोई मान लीजिए सायरन सुनाई, सायरन जैसे आता है, तो सायरन आता है जैसे जैसे पास आता है ना, तो उसकी आवाज ज्यादा तीखी लगने लग जाती है, दूर जाती है तो फिर ठीक लगती है। इसी तरह जैसे कोई ट्रेन आता है, तो जैसे जैसे नजदीक आएगा तो उसका आवाज क्या लगेगा, तीखा होगा, है ना, फिर धीरे धीरे जैसे दूर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो ये उसका एक्चुअली क्या होता है ना, पिच वही रहता है, उसके पिच में कोई चेंज नहीं होता है ना। और देखिए ध्यान से समझिएगा, जब कोई साउंड सोर्स और कोई आपका मतलब क्या है, लिसनर है, लिसनर यानी कि जो साउंड को सुन रहा है, श्रोता, हाँ श्रोता और ये ध्वनि स्रोत, श्रोता और ये ध्वनि स्रोत है, जब इसके बीच रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कभी ये इधर आ रहा है या मान लीजिए कभी ये इधर जा रहा है, रिलेटिव मोशन ये बोलेंगे ना जी। जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है ना, मान लीजिए कि चाहे ये इसके तरफ जाए या इसके तरफ ये आए, इस दोनों ही कंडीशन में क्या होगा बताओ, इस दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, इस दोनों कंडीशन में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो लिसनर को फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, बढ़ती हुई महसूस होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका पिच जो है, पिच क्या होगा बताओ, बढ़ेगा ना जी। तो पिच उसको बढ़ती बढ़ेगी, यहां पर एक्चुअल में नहीं बढ़ रहा होगा एक्चुअली, लेकिन उसको बढ़ता हुआ महसूस होगा बस, है ना, क्योंकि वो क्या हो रहा है, उसके नजदीक आ रहा है। अब आप देखिए कि v इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इनटू f होता है। अब यहां पर मान लीजिए अगर उसका स्पीड क्या है, मान लीजिए अगर ट्रेन एयर में आ रहा है तो साउंड का स्पीड तो एक ही रहेगा ना जी, वो तो बदलेगा नहीं, है ना। तो यहां पर स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आपका मान लीजिए फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ता हुआ महसूस होगा, इसका मतलब लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी कि इस दौरान आपका जो तरंगदैर्घ्य होगा उसका वो कैसा महसूस होगा, घटता हुआ महसूस होगा। घटेगा, ये एक्चुअली में नहीं घटता है, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें महसूस होती है ना। एक बार इसका पहले चित्र देख लेते हैं डॉपलर इफेक्ट का, फिर बाकी दूसरा कंडीशन आपको बताते हैं, फिर दूसरा कंडीशन आपको लिखा देंगे और इसका फिर देखेंगे क्या क्या यूजेस होता है डॉपलर इफेक्ट का, वो भी हम लोग देखेंगे। डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, और फिर देखेंगे तारा का भी, मतलब जो आपका लाइट है उसका भी डॉपलर इफेक्ट देखेंगे। देखो देखो यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, जैसे ये ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, जैसे इसके नजदीक जा रहा है, तो देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। वेवलेंथ क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है।
फिर जैसे ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, घट रहा है, वेवलेंथ क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। यही चीज है सिंपल डॉपलर इफेक्ट, और इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ भी पता नहीं करना है, सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है। एग्जांपल अभी हम लोग इसका देखेंगे, ठीक है। तो इसे आप पहले लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, फिर इसका दूसरा वाला देखेंगे। जब दूर जाएगा तो नजदीक वाला आएंगे, अभी दूर वाला देखेंगे हम लोग। क्या हुआ? सो लिसनर की जगह पे आप ऑब्जर्वर भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अब यहां पर क्या है, ये साउंड सोर्स है यानी ध्वनि स्रोत, और ये क्या है, लिसनर है या श्रोता है। लिसनर, श्रोता या ऑब्जर्वर, जो भी लिखना है लिख लेना। अब यहां पर दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के दूर जा रहा है, ये भी इधर, ये भी अपना जा रहा है इधर। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी घटता हुआ महसूस होगा इसे, तरंगदैर्घ्य क्या होगा, इसका बढ़ेगा, है ना, पिच भी आपका घटता हुआ महसूस होगा। लेकिन जो तरंगदैर्घ्य है यानी वेवलेंथ, वो बढ़ता हुआ महसूस होगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। एग्जांपल आपसे पूछता है, इसको लैंग्वेज में लिखने का जरूरत है क्या, लैंग्वेज में लिखा दूंगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो एग्जांपल लिख लीजिएगा। एक तो इसका यूज रडार में भी होता है, रडार में जो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है ना, उसमें भी डॉपलर इफेक्ट का यूज होता है रडार में। दूसरा अल्ट्रासोनोग्राफी में भी इसका यूज होता है डॉपलर इफेक्ट का। अल्ट्रासोनोग्राफी में जो बच्चे का वहां पर जो वॉम्ब में, जो यूट्रस में जो एम्ब्रायो या जो आपका फीटस जो डेवलप हो रहा होता है ना, उसका जो हार्ट वगैरह का साउंड सुना जाता है, उसमें किसका यूज होता है, इसी डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं लेकिन उतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस आपको ये जानना है कि अल्ट्रासाउंड में डॉपलर इफेक्ट का यूज होता है। इसके बाद याद रखिएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, संचार उपग्रह में। इसके बाद जो आपका सायरन वगैरह होता है ना, जो सायरन होता है एम्बुलेंस का, पुलिस का, है ना, उसका पास आने पर आवाज एकदम कान में वो लगना, ठीक है। पांचवा याद रखिएगा ब्लड के फ्लो के मेजरमेंट में भी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बहुत मुश्किल सवाल पूछेगा ना तो आपसे ये सवाल बनता है, ब्लड के फ्लो के मेजरमेंट में, ब्लड किस रेट से फ्लो कर रहा है, ब्लड के फ्लो को मापने में, ब्लड के फ्लो को मापने में, है ना। ये जब बहुत डीप में क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा कि ये बताइए कि ब्लड के फ्लो को मापने में साउंड के किस प्रभाव का यूज होता है, तो वहां पर डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड का यूज होता है। कैसे होता है इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाना हम लोगों को, बस हमें एप्लीकेशन याद रखना है। इसमें रडार, इसमें क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट का यूज होता है, दैट्स इट। चौथा लिखा है सायरन, जो सायरन नहीं होता है, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस सायरन, पुलिस सायरन, आप लोग भी जब दरोगा बनिएगा, है ना, तो वहां पर सायरन चला के, है ना, है ना आप तुम सायरन तुम साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। हाँ ये बात, एक तो देखे थे कुछ दिन पहले रील देखे थे, पुलिस अपने मुंह में सायरन बजा। हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन लिख लो, है ना, एक क्वेश्चन करो, एक न्यूमेरिकल करते हैं, करोगे कि रहने दें, रहने दें। क्वेश्चन करना है कि चला आगे लाइट, चलो करा देंगे, बाद में करवा देते हैं, लास्ट में करवा देंगे। अब हम लोग चलते हैं लाइट की तरफ, करवा देंगे क्वेश्चन, बीच में करवा देंगे, चिंता मत करो। अच्छा चलो कर लो, क्वेश्चन कर लो। वो ऐसा एक्चुअली क्वेश्चन करवाए हुए हैं हम आपको, इसलिए मतलब थोड़े की रहने दो, अगर लास्ट में होगा तो करवा देंगे, टेंशन मत, करवा देंगे, करवा देंगे। चलिए अब सबसे पहले तो याद रखना, स्टडी ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, ठीक है। जैसे लाइट स्टडी ऑफ साउंड एकॉस्टिक्स, उसी तरह स्टडी ऑफ लाइट ऑप्टिक्स। और देखिए इसके अंदर हम लाइट के कितने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, आप ये देखना खाली। पहले एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन, ये सब लिख लो ताकि ना बाद में मैं पढ़ाऊं तो ऐसा नहीं कि कोई रह जाए तो याद दिला देना सर ये वाला प्रॉपर्टी रह गया। दूसरा है रिफ्रैक्शन, तीसरा है डिस्पर्शन, हिंदी में भी मैं लिख दूंगा अभी, है ना। चौथा है स्कैटरिंग, पांचवा है इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं परावर्तन, इसे बोलते हैं अपवर्तन, इसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपन, और हर एक प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं प्रकीर्णन, इसे बोलते हैं व्यतिकरण। इसके बाद छठा है डिफ्रैक्शन, क्या है जी, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। इसके बाद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद अगला जो है पोलराइजेशन। और कोई रह रहा है क्या, अरे आई भी पढ़ेंगे, आई तो ये मतलब लाइट का इफेक्ट थोड़े ना, आई भी पढ़ेंगे, है ना, आंख, है ना। इसमें लाइट का कोई प्रॉपर्टी रह रहा है क्या, और ठीक है, टिंडल इफेक्ट, हाँ सब तो इसी स्कैटरिंग के अंदर ही आता है टिंडल इफेक्ट, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लाइट है क्या, है ना, ये सब लिख लिया सभी ने। अच्छा प्रकाश का जो स्कैटरिंग है, लाइट का स्कैटरिंग, इसको कौन खोजा है,
स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले किसने बताया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज पढ़ाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, मरीचिका वगैरह, है ना। इसमें देखिए कम से कम जितना प्रॉपर्टी है ना, इनसे अगर आप देखेंगे तो टोटल एग्जाम में इन सभी प्रॉपर्टी से मिला करके 100 सवाल बन सकता है एग्जाम में, है ना। इसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में, इसी में पढ़ेंगे लेंस के बारे में, इसी में पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इसी में पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ये टॉपिक खत्म हो गया तो समझिए कि आपका 95% फिजिक्स खत्म, है ना। बस फिर छोटा छोटा जो है इलेक्ट्रिसिटी एक रहेगा, बाकी थोड़ा सा मैग्नेटिज्म। चलो अब हम लोग बात करते हैं लाइट है क्या, प्रकाश क्या है। तो याद रखिएगा यह वह बाह्य कारक है, या प्रकाश वह बाह्य कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में, जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। यानी कि अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। और किसी वस्तु को अगर आप देख पा रहे हैं तो वो प्रकाश के किस गुण के कारण देख पा रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पा रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई रंग आपको हरा दिख रहा है, मतलब कि वो हरा रंग टकरा करके आपके आई के ऊपर क्या हो रहा है, पड़ रहा है, तभी आप उसे देख पा रहे हो। दूसरा याद रखिएगा प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक रूप है। अच्छा साउंड में ना एक पॉइंट यहाँ पर जैसे फोटोन से मेरे दिमाग में आया, एक पॉइंट वहां पर लिख लेना, कहीं पे भी नोट करके लिख लो कि फोन जो है ना, फोन भी लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने का एक यूनिट है ना। लाइट में जहां पर इंटेंसिटी लिखा है ना, डेसिबल वगैरह बताया, वहीं पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा, फोन इज आल्सो अ यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि फोन भी ध्वनि की तीव्रता को मापने का एक मात्रक है, ये लिख लेना, ध्वनि की तीव्रता को मापने का मात्रक है, बस लिख लो इसको, फोन। अब देखिए प्रकाश के बारे में याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये सब लाइट का प्रॉपर्टी है, पूछता है सवाल यहां से कि लाइट का इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा नहीं है। प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है ना जी, ट्रांसवर्स वेव है। इसके बाद याद रखिएगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया, वही मैक्सवेल जिन्होंने कलर फोटोग्राफी की भी खोज की। किसकी? कलर फोटोग्राफी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो किसने दिया है? वो मैक्सवेल ने दिया। चला आगे, क्या हुआ? अरे एकदम करा देंगे क्वेश्चन, चिंता नहीं करना है ना। क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर लेना, लाइट का सारा एकदम हो जाएगा, मैं भी करवा दूंगा। कुछ क्वेश्चन होगा तो लास्ट में करवा देंगे आपको, है ना। क्वेश्चन के लिए चिंता मत करो, क्वेश्चन ऐसे कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है। चलो अब याद रखिएगा प्रकाश जो होता है, प्रकाश में दोहरा गुण देखने को मिलता है। प्रकाश में डुअल नेचर देखने को मिलता है। डुअल नेचर का मतलब दोहरा गुण देखने को मिलता है, होता है। एक तो होता है कौन सा, याद रखिएगा, एक होता है इसमें वेव नेचर। वेव नेचर यानी कि प्रकाश क्या है? एक तरंग है। वेव नेचर यानी तरंग गुण देखने को मिलता है। और याद रखिएगा इसके तरंग गुण को किसने खोजा? हाइजन ने। इसके तरंग गुण को क्रिश्चियन हाइजन ने खोजा। और याद रखिएगा इसका जो यह एक पार्टिकल है, यानी कि पार्टिकल नेचर यानी कण गुण, इसको किसने खोजा? इसको याद रखिएगा खोजा किसने, तो ध्यान से समझिएगा। इसको खोजा याद रखना न्यूटन। लेकिन कई जगह पर आपका न्यूटन नहीं रहता है, क्योंकि इसके कण गुण की व्याख्या याद रखिएगा, इसकी व्याख्या किसने की थी? पार्टिकल नेचर की व्याख्या, इसकी व्याख्या आइंस्टीन ने की। किसने की? आइंस्टीन ने की। जब उन्होंने कहा, उन्होंने किसकी मतलब वो करी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन कर, है ना। कई बार आपसे पूछा जाता है, देखिए अगर आपका, मैं बता रहा हूं, अगर ऑप्शन में ये नहीं है, आइंस्टीन नहीं है, तो क्या लगाएंगे? न्यूटन। दोनों में कोई एक ही ऑप्शन देगा आपको। कई बार आपसे दोनों नहीं देगा, है ना। दोनों अगर देता है तो फिर आपको क्या करना है, वहां पर न्यूटन के साथ ही जाना होगा, है ना। क्योंकि जो एनसीईआरटी है ना, उसमें बताता है कि कई उसमें एनसीईआरटी में कि जो पार्टिकल नेचर उसको सबसे पहले खोजने वाले कौन थे? न्यूटन थे। लेकिन उसकी जो व्याख्या है ना, एक्चुअली में वो किसने करी है? आइंस्टीन ने करी है ना। किसकी व्याख्या करते समय, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करते समय जो लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में किसने बताया है? आइंस्टीन ने। अब जो भी आपके एग्जाम में देखिए जिस तरह का सवाल बनेगा उस हिसाब से आप उत्तर देंगे। और इन्होंने इसकी व्याख्या कब की थी? 1905 में की थी, है ना। इन्होंने कहा था कि लाइट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन। और फोटोन क्या होता है? ये ऊर्जा का एक पैकेट होता है। क्या होता है? ऊर्जा का एक पैकेट होता है, ठीक है। इसमें पूरा क्वांटम मैकेनिक्स जो है पूरा इसी सिद्धांत के ऊपर है वो, लेकिन हम लोगों के काम का बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। यहां तक क्लियर सबने? लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछता है एग्जाम में, आपसे पूछेगा वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने दिया, और इसके बाद आपसे पूछेगा वेव नेचर किसने खोजा। उसके बाद पूछता है कि किसने ये बताया कि लाइट जो है, लाइट 7 रंगों से मिलकर बना होता है। मतलब जो आपका जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, ऐसा किसने बताया? न्यूटन ने, है ना। चलो अगले पॉइंट पर चलें, लिख लिया सभी ने? चलो अगला पॉइंट याद रखिएगा, न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। इन्होंने इसके लिए क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया, समझिएगा इस एक्सपेरिमेंट को, इंपॉर्टेंट है। और यहां से खूब सवाल बनाए आपके पेपर में। आपके पेपर में यहां से कम 4-5 सवाल बना हुआ है इस चीज से। याद रखिएगा इन्होंने क्या किया? व्हाइट लाइट को इससे क्या किया? इन्होंने प्रिज्म से पास कराया। ये प्रिज्म है,
प्रिज्म से ये पास कराते थे, ये देखते हैं कि ये जो व्हाइट लाइट है ये कितने अपने कंपोनेंट कलर में बदल जाता है। 7 कंपोनेंट कलर में बदल जाता है। 7 हो गया जी, गिनना हो गया 7, ठीक है। अब देखिए इस 7 कलर जो यहाँ पर बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं, विबग्योर, और या फिर इसे कहा जाता है बैजी आह पिनाला। क्या बोलते हैं, बैजी आह, बैजी आह, बैजा मतलब कहीं पर बैजा रहता है, बैजा आह पिनाला या बैजी आह पिनाला। मैं भी सबका मतलब बता दे रहा हूं। ये बै से होता है बैगनी, जा से होता है जामुनी, आ से आसमानी, है ना, आप बैदानी आप पिनाला भी बोल देते हैं, है ना। इसको हा से हरा, पा से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल, ठीक है। अब देखो यहां पर देखिए, ध्यान से समझिए, ये जो आपका बना हुआ है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसे, विजिबल स्पेक्ट्रम, या फिर इसी को कहा जाता है दृश्य वर्णक्रम। क्या बोलते हैं, दृश्य वर्णक्रम। और इसका याद रखना, जो तरंगदैर्घ्य होता है ना इस दृश्य वर्णक्रम का, वो कहां से कहां तक होता है, तो याद रखना 380 नैनोमीटर से लेकर के कितना, 720 नैनोमीटर। कहीं जगह कहीं देखो, अब इसी चीज को ना कहीं पर 400 से 700 रहेगा, कहीं पर 400 से 750 रहेगा, अलग अलग किताब में अलग अलग रहता है। आप एक ये याद रख लो, 380 से 720 नैनोमीटर, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3800 से 7200 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं ना जी, ठीक है, इसके बीच में होता है। और ये जो प्रकाश का ये जो गुण है, ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का किसी प्रिज्म से पास होने पर अपने 7 कंपोनेंट कलर में क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना, इसी गुण को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट को आपसे पूछेगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट को किसने खोजा, किसने खोजा, न्यूटन ने। और आप लोग जो इंद्रधनुष देखते हैं, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के मतलब अंदर जो मतलब मेन जो कारण होता है इंद्रधनुष बनने का, वो क्या होता है, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपन ही होता है, मुख्य कारण ये है। लेकिन इंद्रधनुष के बनने में और भी घटनाएं होती हैं जो कि शामिल होती हैं। जो एक घटना होती है वो होती है प्रकाश का अपवर्तन, और एक होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब हम लोग इंद्रधनुष पढ़ेंगे, जब हम लोग रेनबो पढ़ेंगे, वहां पर आपको बताएंगे कि कितनी बार प्रकाश का अपवर्तन होता है, कितनी बार प्रकाश का व्यतिरिक्त प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और कितनी बार प्रकाश का वर्ण विक्षेपन होता है। याद रखना, एक बार प्रकाश का वर्ण विक्षेपन होता है, 2 बार प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, और 1 बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये सब हम लोग आगे देखेंगे। यहां तक सबको क्लियर है पहले, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलो बना लिया सभी ने, कोई नहीं, कर लो। कल हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा 1.5 घंटे में हम लोग प्लान मिरर देखेंगे, और जितना स्फेरिकल मिरर है उसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन है, उसका यूजेस है, वो सब हम लोग कल कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, है ना। क्या हुआ, मॉडर्न फिजिक्स में देखो कुछ ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है वहां पर, जैसे कुछ है ना, एनपी ट्रांजिस्टर, एनपी डायोड क्या होता है, पीएन डायोड क्या होता है, जो मतलब एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, बेसिक बेसिक चीज है, वो भी बता देंगे आपको, है ना। उसमें मैम देखो मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, एक तो आपका पूछता है एटम के बारे में, एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बाद सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बाद एक ट्रांजिस्टर पूछता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें पूछता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बता देंगे, आधे घंटे का टॉपिक है वो पूरा, है ना। टेट्रावैलेंट इंप्योरिटी क्या होता है, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी क्या होती है, ये उसका वेवलेंथ का सीमा है ना। यानी ये इसका जो वेवलेंथ है ना, ये वायलेट से लेकर के यहाँ रेड तक जो है, इसका 38 एंगस्ट्रॉम इसका है, और रेड का कितना है आपका 7200। इसका जो वेवलेंथ का जो रेंज है वो यही है, और हम लोग जो देख पाते हैं ना, इसी रेंज के प्रकाश को देख पाते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे जो ज्यादा विचलन हो रहा है किस कलर में हो रहा है, रेड में, सॉरी बैगनी में। वायलेट में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है समझिएगा, इसका विचलन, यहां से सवाल पूछा हुआ है आपका, इसका विचलन सबसे अधिक होता है। क्यों होता है इसका विचलन सबसे अधिक, समझिएगा, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। अरे इसकी आवृत्ति भाई है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। इसके बाद याद रखिएगा इसकी ऊर्जा सबसे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा तो ऊर्जा सबसे ज्यादा इसी का होगा ना जी, इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद याद रखिएगा इसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक सबसे क्या होगा, ज्यादा होती है। इसके बाद याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोई भी प्रकाश है उसकी चाल सबसे कम किस कलर में होगी, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे कम होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। पहले आप इसे लिखो, फिर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं रेड कलर की। हाँ, तरंगदैर्घ्य इसका सबसे कम है, बाकी सब क्या है, इसका अधिक है। अभी आएंगे अभी क्या क्या सवाल बनता है ना, सब लिखाएंगे आपको, चिंता मत, एक एक पॉइंट, कुछ भी पूछेगा आपके उससे बाहर नहीं होने देंगे। क्या अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, नहीं ये तो ट्रांसवर्स है ना, लाइट कैसा वेव है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है ना, ठीक है। ये अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश। अच्छा सारी पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट है वायलेट के बाद रेड कलर, लाल रंग। ज्यादा खा लिया है क्या तुम लोग, हैं बोला सिर्फ कंबल चाहिए होगा। चल, इसका तरंगदैर्घ्य, या इसमें सबसे पहले तो लिख लो, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें सबसे विचलन जो होता है ना, इसमें डेविएशन यानी इसमें विचलन सबसे कम होता है। इसके बाद याद रखना कि इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, इसकी ऊर्जा भी सबसे कम होती है, सबसे। इसके बाद याद रखिएगा इसका
अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब जितने भी ये जो 7 रंग हैं इनमें इसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। अब देखिए नोट में कुछ पॉइंट लिख लेना। नोट में पहला पॉइंट कि दृश्य वर्णक्रम यानी विजिबल स्पेक्ट्रम, वर्णक्रम के बीच का रंग क्या होता है, हरा होता है ना जी। सब आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि इंद्रधनुष के सबसे ऊपर का रंग कौन सा होता है, कौन सा, लाल, सबसे नीचे का बैगनी, है ना। तो अगला याद रखिएगा जो आपका दृश्य वर्णक्रम है, दृश्य वर्णक्रम के किनारे का रंग क्या होता है, यह भी आपसे पूछता है पेपर में। किनारे का रंग क्या लाल एवं बैगनी, है ना जी, लाल एवं बैगनी होता है। इसके बाद याद रखना तीसरा पॉइंट की कलर फोटोग्राफी को किसने खोजा, ये तो याद हो गया होगा आपको, मैक्सवेल ने खोजा। इसके बाद याद रखिएगा किसी भी प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, उसके तरंग दैर्ध्य पर। किसी भी प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जैसे कि हम लोग 20 हर्ट्ज से कम वाले, ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम लोग 20 हर्ट्ज से कम वाले साउंड को सुन नहीं सकते और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाले साउंड को नहीं सुन सकते, उसी प्रकार हम लोग 380 नैनोमीटर से कम के वेवलेंथ के लाइट को नहीं देख सकते और 720 नैनोमीटर से ज्यादा के वेवलेंथ के लाइट को नहीं देख सकते। बात समझ, हाँ हाँ, वो दिख ही नहीं पाएगा आपको, है ना। इसलिए इसे नाम दिया गया है क्या, विजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि हम लोग इसी वेवलेंथ वाले मतलब लाइट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। हाँ, इसलिए 380 से 720 लिखा है, ठीक है, 380 से 720। हाँ वही तो मैंने बोला, कहीं पर 400 से 750 रहेगा, कहीं पर, तो आप ये बस इसी के आसपास ही रहेगा, जो भी ऑप्शन रहेगा ना वो इसी के आसपास ही रहेगा। चल रहे हैं, है ना, शायरी सुना रहे हैं। अच्छा, टाइम खराब हो रहा है। ये AK यादव हमारी क्लास के शायर हैं क्या, हैं? बहुत दर्द है इस बेचारे को। कौन है भाई AK यादव से मैं मिलना चाहूंगा, है ना। कोई दर्द की कहानी में जी रहा है, कोई किसी की मेहरबानी में जी रहा है। आलम ऐसा हो गया है जीने के लिए कि इतने सारे भीड़ में एक दरोगा की नौकरी पाने के लिए जी रहा है। हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नहीं लिखे हो, लिखो लिखो। हो गया, चलो। अब देखो ये वाला जो चित्र बना रहे हैं, चित्र बना लेना सब लोग, बीच में लिखते हैं, बीच में बनाना, बीच में बनाना, ये पेज में ऐसे विब ग्योर, और इसको डब्बे में बंद करो। अब देखिए आपसे सवाल कैसे बनेगा, इस विजिबल स्पेक्ट्रम में अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे दृश्य वर्णक्रम में, तो बताइए इसका जो तरंग दैर्ध्य है क्या होगा सर, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, है ना। इसका आवृत्ति क्या होगा, घटेगा। ऊर्जा और साथ ही साथ इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक वो भी क्या होगा, और इधर ये वाला निचलका वाला पीओ बना लीजिएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, खूब सवाल बनता है यहाँ से। तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घटेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आवृत्ति बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा, और अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के चाल की, प्रकाश का चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी वहां से भी आपका सवाल बनता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक लिखा हुआ इधर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर जिसे बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक। अरे कोई बात नहीं है ना, क्या हुआ, चलो आगे चलते हैं हम लोग, लिख लिया यहाँ तक सभी ने। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की चाल। देखो एक चीज पहले तुम लोग समझ लो, किसी भी मीडियम में, किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अपवर्तनांक के, है ना। यानी कि किसी भी माध्यम में याद रखिएगा प्रकाश की चाल जो होती है, ये क्या होता है, ध्यान से समझना, ये निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। यानी कि अगर देखो आपको किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर पता है, बात को ध्यान से समझिएगा, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक पता है तो आप उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं, या फिर अगर किसी माध्यम में आपको प्रकाश की चाल पता है तो आप उस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो प्रकाश की चाल जो होती है ना, जैसे यहां पर साउंड का उल्टा हो जाता है। प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल याद रखिएगा सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में, सबसे ज्यादा। इसके बाद आपका गैस में, इसके बाद किसमें, द्रव में, और इसके बाद किसमें, ठोस में। सबसे ज्यादा लेकिन किसमें होगी, निर्वात में। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की चाल की अगर बात करें तो प्रकाश की चाल होती कितनी है निर्वात में, याद रखिएगा प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, सबसे ज्यादा होती है, और निर्वात में इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर इसी को लिख सकते हैं आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। बात तो क्या है ना जी, ठीक है, ये तीनों में से कुछ भी रह सकता है आपके ऑप्शन में। इसके बाद याद रखिएगा प्रकाश की चाल को, प्रकाश की चाल को सबसे पहले ओले रोमर ने कब मापा, ओले रोमर ने 1676 में मापा, यानी मेजर किया। ठीक है, 1676 में क्या किया, मेजर किया।
पहला आप इसे लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं। कहां पर, कौन सा, ये लिखा है या 3 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? गड़बड़ कहीं पर हो जाए तो बता दिया करना, है ना। अच्छा ओला ने ओले है ना, ठीक है। क्या हो गया, समोसा खिला देंगे, जब कहोगे उस दिन खिला देंगे, तुम्हारे ऊपर है कब खाना। ठीक है ठीक है, लास्ट तक खिला देंगे। ठीक है। आगे चला, चलो नेक्स्ट है। अब हल्ला मत करिए प्लीज। अगला पॉइंट याद रखना, सूर्य के प्रकाश को, अरे हल्ला मत करो, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड, और भी ज्यादा पूछा तो याद रखना 16.6 सेकंड का समय लगता है। अगर ये नहीं रहेगा तो 8 मिनट 20 सेकंड रहेगा, है ना, 8 मिनट 20 सेकंड रहेगा। इसके बाद याद रखना, हल्ला मत करिए, नेक्स्ट, कि वायु में प्रकाश की चाल जो होती है ना, वायु में प्रकाश की चाल वो भी लगभग निर्वात के बराबर ही होती है, बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होता है। इसके बाद याद रखिएगा, पानी में वो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल मैंने पहले भी लगाया था कि नहीं, नहीं लगाया तो फिर से लगा देंगे अभी। वायु में प्रकाश, पानी में प्रकाश की चाल जो होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। इसका एक्चुअली पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है, 1.33। रुको मैं टेबल पहले लगा ही देता हूं, है ना, ताकि उसमें डिवाइड करके खुद से भी तुम लोग निकाल सकते हो ना। ठीक है, हाँ बोलो, हल्ला मत करो बस, हल्ला करने का कोई फायदा नहीं है। अरे रुक जा, पहले सारा तो लिखना है, फिर छुट्टी दे देंगे, एकदम छुट्टी चाहिए तुम लोगों को, है। अरे तो हम भी तो भाई, हम भी तो 11 बजे साढ़े तक खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं तुमको, है, बताइए, एक बार बैठे हो कभी तो बोलो, गजब आदमी है एकदम तुम लोग। यहां पर देखो, ध्यान से समझो, एयर जो है इसका ये है, ये सारा आपको याद रखना है जितना है इसमें, और जिस पे स्टार लगा दे रहे हैं उसको तो याद रखना ही रखना है। जैसे ये है, इसके बाद रुक जाओ, अरे ये तो भाई पीडीएफ के साथ ही जाएगा, है ना, इतना तो आपको याद रखना ही रखना है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, अरे लिख लेना, वो बाद में लिख लेना, हल्ला मत करो। अच्छा लिखना ही है क्या, पहले लिख लो तुम लोग, लो। हल्ला मत करो, चलो। कांच में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद याद रखना, हीरा में प्रकाश की चाल ये होता है 1 पॉइंट कहीं पर 25 रहेगा, कहीं पर 24 रहेगा, एग्जैक्ट 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद याद रखिएगा, तारपीन के तेल में, ये पूछता है आपके पेपर में, तारपीन के तेल में, और तारपीन का तेल कहां से प्राप्त होता है जी, चील के पेट से, है ना। कितना होता है, 1, इसका होता है 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद याद रखिएगा, एक पूछता है नाइलॉन, नाइलॉन में प्रकाश की चाल, नाइलॉन में प्रकाश की चाल वो याद रखना 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और नाइलॉन का आविष्कार कौन किया था, बता सकते हो? नाइलॉन का आविष्कार, नाइलॉन किससे बनता है, तो याद रखना जो आपका नाइलॉन 6 है वो बनता है कैप्रोलैक्टम से। किससे बनता है, कैप्रोलैक्टम से। और जो आपका नाइलॉन है इसका आविष्कार किसने किया था, डब्ल्यू कैरोथर्स ने किया था। किसने, वेलेस कैरोथर्स ने, है? क्या हो गया? अच्छा चलो एक चीज बताओ तुम लोग कि मून के प्रकाश को, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 मैंने कुछ 1.3, है ना, लिख लेना 1.3 सेकंड। हो गया? तो क्या करना है, आगे पढ़ना है कि छोड़ना है? चलो छोड़ दो अब।